Assalamu alaikum. How are you all? I hope all of you are doing well at your homes. So in this video we are going to talk about Fyodor Dostoevsky. प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी थ्री पेनी ओपरा की। इसके कुछ क्वेश्चंस को हमने कवर किया था विद ओरिजिनल टेक्स्ट कोटेशंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोग्राफी, लिटरेरी करियर एंड राइटिंग स्टाइल ऑफ फ्योडर डोस्टोएव्स्की। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फ्योडर डोस्टोएव्स्की ये एक रशियन नॉवेलिस्ट था। इससे पहले हम रशियन राइटर को डिस्कस कर चुके हैं, दैट वाज एंटोन चेखोव। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने आपको एंटोन चेखोव की वीडियो में बताया था कि जब भी आप रशियन राइटिंग को देखो या रशियन प्रोनाउंसिएशन को देखो तो पहले तो उनकी प्रोनाउंसिएशन हमसे बहुत डिफरेंट होती है। दूसरे नंबर पे वो अपने राइटिंग के अंदर वी और वाई के वर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी तरह जब आप डोस्टोएव्स्की के स्पेलिंग को देखो, गूगल पे देख लो या कहीं भी देखो, तो कहीं जगह आपको इसकी स्पेलिंग वाई के साथ डोस्टोएव्स्की मिलेगा और कहीं जगह वी के साथ। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट हैं। और अगर आप वाई के साथ मिलेगा तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी डोस्टोएव्स्की। ठीक है, और अगर वी के साथ आप देखो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन की डोस्टोएव्स्की। ठीक है, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका जो पूरा नाम था फ्योडर मिखाइलोविच डोस्टोएव्स्की था। ये 1821 में मॉस्को के अंदर पैदा हुआ और 1881 में एसटी पीटर्सबर्ग के अंदर इसकी डेथ हो गई। मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द कैपिटल ऑफ रशिया के कैपिटल ऑफ रशिया मॉस्को को कहा जाता है या एसटी पीटर्सबर्ग को। बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये है कि 1713 से लेके 1918 तक जो रशिया का कैपिटल था वो था एसटी पीटर्सबर्ग। लेकिन बिफोर 1713 यानी अर्ली 18th सेंचुरी से पहले और अर्ली 20th सेंचुरी के बाद जो इसका कैपिटल है वो है मॉस्को। और जो हमारा राइटर है वो बेसिकली उस इरा में फॉल कर रहा है जब एसटी पीटर्सबर्ग कैपिटल था रशिया का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक रशियन नॉवेलिस्ट था, शॉर्ट स्टोरी राइटर था, एसिस्ट था, जर्नलिस्ट था और फिलोसोफर था। इसने अपनी जो लाइफ है वो पॉवर्टी के अंदर गुजारी थी और इवन के गैम्बलिंग डेट था इसके ऊपर। हम देखते हैं कि जब इसने अपना लिटरेरी करियर स्टार्ट कर लिया, इवन के बहुत सारे वर्क इसने लिख लिया, ये फेमस भी हो गया, फिर भी इस पर गैम्बलिंग डेट था। ठीक है, इसके फादर एक आर्मी डॉक्टर थे और इसकी जो मदर थी एक मीक वुमन थी। इसका फादर आर्मी डॉक्टर थे, इसलिए उन्होंने अपने घर को एक आयरन हैंड की तरह चलाया। उसके साथ यानी अपने घर वालों के साथ इस तरह उसने बिहेवियर किया जैसे एक आर्मी का डॉक्टर करता है, यानी जैसे आर्मी करती है, बहुत रूथलेस मैनर के अंदर। ठीक है, और एज़ कम्पेयर टू हिज फादर इसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा पैसिव काइंड ऑफ वुमन थी। इसने जो अपनी राइटिंग स्टाइल या अपने करियर के अंदर जिन लोगों से इंस्पायरेशन ली थी वो बेसिकली रशियन, फ्रेंच और जर्मन नॉवेलिस्ट थे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था लिटरेचर के अंदर। ठीक है, उसने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी थी, रशियन नॉवेल्स, फ्रेंच नॉवेल्स और इवन के जर्मन नॉवेल्स को भी इसने पढ़ा था। डोस्टोएव्स्की बिलोंग करता है पेट्रोशविस्की सर्कल से। 1848 में इसने इस सर्कल को ज्वाइन किया था और ये एक इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ पीपल का सर्कल था जिसमें वो लिटरेरी और पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ टजारिस्ट गवर्नमेंट बात करते थे। टजारिस्ट की आप स्पेलिंग TSAR। ये एक किंग था, इसकी गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल और जो लिटरेरी आइडियाज़ के बारे में बात करते थे। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ कि इसके जो फ्रेंड थे, यानी इसी ग्रुप से बिलोंग करने वाले जो फ्रेंड थे, उन्हें बिट्रेयल के केस में अरेस्ट कर लिया गया और टजार ने इन्हें हुक्म दिया, यानी गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म आया कि आप इसे हैंग कर दो। लेकिन जिस वक्त इन्हें हैंग करने जा रहे थे तो उस वक्त टजार ने ये ऑर्डर दिया कि इनको साइबेरिया भेज दिया जाए और विद हार्ड लेबर, यानी वहाँ जाके ये सख्त मेहनत करेंगे, रहेंगे प्रिजन में ही। और फिर इसने 5 ईयर्स इसने प्रिजन में गुजारे और वहाँ इसने एक्सपीरियंस किया क्रिमिनल्स को। ठीक है, और क्रिमिनल्स को देखा कि जितने भी प्रिजनर थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे बल्कि वो ऑर्डिनरी प्रिजनर्स थे, ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स थे। तो फिर ये जो इसका जेल के अंदर गुजारे जाने वाले 5 ईयर्स थे, इसने उसको एक न्यू वे दिया टू राइट हिज न्यू वर्क अंडर द नेम ऑफ द हाउस ऑफ द डेथ। 1861 के अंदर फिर इसने ये वर्क लिखा था। ठीक है, और इसने 5 साल मैंने आपको बता दिए साइबेरिया के अंदर गुजारे और जब वो रहा हुआ तो इस साइबेरिया का एज अ प्राइवेट आर्मी के तौर पे इसने साइबेरिया में काम भी किया। और ही वाज अफ्लिक्टेड बाय एपिलिप्सी। एपिलिप्सी होता है मिर्गी, जिसे हम कहते हैं मिर्गी का दौरा, जिस तरह भी वो उसमें भी ये अफ्लिक्टेड हो चुका था।
ओके तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एजुकेशन के बारे में। दोस्तोयेव्स्की, मैंने आपको बताया कि इसका फ़ादर जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग के शोबे में जाए, ठीक है। इसलिए इसने अर्ली एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग आर्मी स्कूल से हासिल की थी और फिर लेटर ऑन 1838 से लेके 1843 तक इसने इंजीनियरिंग अकेडमी इन st पीटर्सबर्ग में अपने एजुकेशन कंप्लीट की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिटरेरी करियर के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ये रह चुका है एक नॉवेलिस्ट, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर था। इसने नॉवेलिस्ट होने के साथ इसने नोवेलास भी लिखी। इसने 11 नॉवेल्स लिखी, 3 नोवेलास लिखी। नोवेला क्या होता है, जो नॉवल की लेंथ से शॉर्ट और शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग, यानी हम कह सकते हैं एक शॉर्ट नॉवल और लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी को हम कहते हैं नोवेला। 17 शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी और बहुत ज़्यादा अदर वर्क्स लिखे। और मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसकी जो बुक्स है उसको मोर देन 170 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया जा चुका है। इसने अपने लिटरेरी करियर का स्टार्ट अपने एक नॉवल से किया था, पुअर फोक के नाम से। ये इसकी जो पब्लिकेशन है यहाँ मैंने लिखी 1846, कहीं इसकी पब्लिकेशन डेट आ रही है 1845 और कहीं 86 आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट है इसकी 1846 के अंदर इसने अपना वर्क लिखा था अंडर द नेम ऑफ द डबल। और इसके अंदर इसने इंसान की ह्यूमन पर्सनैलिटी यानी डबल ह्यूमन पर्सनैलिटी के कॉन्सेप्ट को दिया था, यानी इंसान गुड भी हो सकते हैं और ईवल भी। यहाँ ईवल लिखा गया, ईवल है, ठीक है, ईवल भी। नेक्स्ट इसका जो नॉवल है वो है द हाउस ऑफ द डेड। जो मैंने आपको बताया कि जब ये प्रिजन के अंदर था तो उस प्रिजन के एक्सपीरियंस ने इससे एक वे दी थी टू राइट अबाउट हिज वर्क द हाउस ऑफ द डेड, ठीक है। उसमें इसने अपने एक्सपीरियंस को बताया था प्रिजन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक और वर्क की 1864 के अंदर जो लिखा गया अंडर द नेम ऑफ नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इसका। और इसके अंदर बेसिकली ये जो वर्क है इसको फर्स्ट वर्क ऑफ एग्जिस्टेंशलिस्ट लिटरेचर माना जाता है। 1865 से 1866 की ड्यूरेशन में इसने लिखा क्राइम एंड पनिशमेंट, जो इसका मास्टरपीस है और अबाउट द डिलेमा ऑफ अ गुड एंड इवल इसकी बात करता है। इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो क्राइम करता है और एट द एंड ऑफ द नॉवल उसको पनिशमेंट दी जाती है। और ये जो टाइटल है यही बहुत सिग्निफिकेंट टाइटल है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी पे बात करेंगे। नेक्स्ट इसका वर्क है द गैम्बलर। और 1869 के अंदर इसने द इडियट लिखा अबाउट द बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ। और 1872 में इसने द डेमन्स लिखा। 1880 में इसने अपना वर्क लिखा था ब्रदर्स कैरामाज़ोव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल थी इसकी और इसकी ये लास्ट नॉवल थी दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ मास्टरपीस ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। इट आल्सो फोकसेस ऑन द साइकोलॉजी फिलोसफिकल एंड रिलीजियस थीम्स। फिलोसफिकल और रिलीजियस थीम्स के बारे में बात करती हैं। सो दिस इज़ अबाउट द लिटरेरी करियर ऑफ डोस्टोयेव्स्की। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइटिंग स्टाइल ऑफ डोस्टोयेव्स्की। अगर हम इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में बात करें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें फ़िलोसफिकल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूजीन ओनील की राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, यानी उसके जो करैक्टर्स थे वो साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में थे। तो इसी तरह इसकी राइटिंग स्टाइल के अंदर भी हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स ऑफ इस करैक्टर्स देखने को मिलती है। इसके करैक्टर्स के अंदर वो पोर्ट्रेट करता है द माइंड ऑफ हिस करैक्टर, यानी अपने करैक्टर्स के माइंड को बयान करता है, रिवीलिंग देयर फुल इनर एंड आउटर पर्सनैलिटीज़। क्राइम एंड पनिशमेंट इसकी बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। हिज लिटरेरी वर्क्स एक्सप्लोर ह्यूमन साइकोलॉजी इन द ट्रबल्ड political, social and spiritual atmosphere of the 19th century Russia and engage with the variety of different concepts या different themes of lust and desires। तो ये जो concept है इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो डोस्टोयेव्स्की है ये अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर चाइल्डहुड इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा देता है, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। और इसके अलावा जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, द डेविल्स है, ब्रदर्स कैरामाज़ोव जिसकी लास्ट नॉवल थी, उसके अंदर हमें इसके पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डोस्टोयेव्स्की मेक्स हिज प्रोटैगोनिस्ट यूनिक बाय गिविंग दैम अनरिलायबल पर्सनैलिटीज़। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्राइम एंड पनिशमेंट है, ठीक है। उसके अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट वो यूज़ करता है उसके अंदर अनरिलायबल पर्सनैलिटी, यानी ऐसी पर्सनैलिटी दिखाई की है जो रिलायबल ना हो, ठीक है, यानी थोड़ी सी डिफरेंट हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू बुक 3
बैक्थिन। ये डोस्टोयेव्स्की के बारे में कहता है, क्योंकि डोस्टोयेव्स्की जो है अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर बहुत सारे ज़्यादा यूज़ करता है सटायर को। सटायर का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है इसके वर्क्स के अंदर। इसलिए कहता है डोस्टोयेव्स्की रिवाइव्ड द ट्रेडिशन ऑफ सटायर एज अ जॉनरा एंड मिक्सड इट विद सिम्बलिज्म, यानी वो यूज़ करता है सटायर को लेकिन सिम्बलिज्म के साथ, फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा एंड एडवेंचर। और क्राइम एंड पनिशमेंट इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, एंड द लेजेंड ऑफ द ग्रेट इंक्विजिटर, ठीक है, ये इसकी ये दो वर्क है, ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। कैन बी रिगार्डेड एज वर्क ऑफ सटायर। इन दिस वे सटायर मेक्स द सेंटर ऑफ डोस्टोयेव्स्कीज राइटिंग। दिस क्रिएट ironic representation of the point that he wants to convey through his characters। तो क्या है कि अगर हम देखें सटायर का यूज़ करता है विद द मिक्सेशन ऑफ सिम्बलिज्म, फैंटेसी, कॉमेडी एंड ड्रामा, और इवन के उसके अंदर हमें आयरोनिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट करेक्टर या प्ले हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो डोस्टोयेव्स्की था वो गोथिक टेल्स को बहुत पसंद करता था, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि इसकी जो मदर हैं, इसके पेरेंट्स यानी इसकी जो मदर, उसकी नैनी, वो इसे सुनाया करती थी गोथिक टेल्स, और इसलिए इसने अपना वर्क द लैंड लेडी, अपनी स्टोरी है उसके अंदर गोथिक एलिमेंट्स वो हमें दिखाता है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें इसके वर्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी बायोग्राफी के बारे में। Rather than simply focused on daily life, he chooses to focus on the nearly unbelievable experiences of human nature। तो unbelievable human nature के experiences को दिखाता है, जैसे कि क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर इसने दिखाया कि जो एक उसका मेन राइटर है रस्कोल्निकोव, वो एक स्टूडेंट है, लेकिन उसकी जो हम इंटेंशंस देखते हैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज दिखाई गई है कि वो मर्डर कर लेता है, जस्ट कि वो उसने एक थेरी दी थी उस थेरी को प्रूव करने के लिए, ठीक है, यानी उस थेरी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो इस तरह वो हमें दिखाता है अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ ह्यूमन नेचर। फ्योडोर डोस्टोयेव्स्की wrote mainly in the realism and naturalism genre of literature, as his works focused on social issues such as the wealth gap between the very rich and the very poor। तो wealth gap दिखाता है, और इसके अलावा वो नेचुरलिज्म, रियलिज़म और सोशल इश्यूज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करता है अपने वर्क्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में। मैंने ओवरऑल पॉइंट इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में, यानी जितने भी वर्क्स के अंदर इसने जो से पॉइंट्स या जैसे जैसे अपना स्टाइल यूज़ किया ओवरऑल यहाँ लिख दिए हैं। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, और अगर आप चाहें तो जो मैंने यहाँ पॉइंट हाईलाइट किए हैं उन पॉइंट्स को भी जस्ट लिख लें, इससे भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ओके, तो डोस्टोयेव्स्की राइट्स इन अ फ्री नैरेटिव स्टाइल दैट कैन बी कॉल्ड क्योटिक, ठीक है, क्योटिक ऐसा फ्री नैरेटिव स्टाइल में लिखता है जिससे क्योटिक ऐसा स्टाइल होता है जिसमें क्योस होती है, जिसमें कन्फ्यूज़न होती है। दिस क्योस एंड फ्रीडम आर मीन टू रिफ्लेक्ट द क्योस एंड फ्रीडम फाउंड इन ह्यूमन नेचर। और ये जो क्योस दिखाता है वो ह्यूमन नेचर के अंदर दिखाता है। डोस्टोयेव्स्की नॉट ऑलवेज राइट हिज नैरेटिव इन क्रोनोलॉजिकल और लीनियर स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोनोलॉजिकल और लीनियर स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल और प्रॉपर एंड हो। तो वो ऐसा लिखता ही नहीं राइटिंग स्टाइल, क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा जब वो लिख रहा है, यानी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर यूज़ करता है, कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता, हमें ये पता नहीं लगता कि कहाँ से प्ले, नॉवल या शॉर्ट स्टोरी जहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ मिडल है और कहाँ इसका एंड है। जैसे हमें शेक्सपियर की टेम्पेस्ट देखने को मिलती है, वो भी एक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ही इम्बेड्स हिज नैरेटिव विद फ्रेगमेंट्री पीसेस, ड्रामा, विजन्स एंड फैंटेस्टिकल एलिगरीज, ठीक है, एलिगरीज का यूज़ करता है। फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है इसके वर्क्स के अंदर। ही आल्सो राइट्स हिज नैरेटिव फ्रॉम थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट पॉइंट ऑफ व्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट के अपने अंदर अपने वर्क्स को लिखता है। जो क्राइम एंड पनिशमेंट ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई है। अच्छा, विच अलाउस द रीडर टू सी जस्ट अ मिनट, okay, which allows the narrator to see everything that is happening, including all of the characters inner thoughts। तो क्या है कि थर्ड पर्सन पॉइंट ओमनिसिएंट को इस तरह पोर्ट्रे करता है कि जिसके अंदर हमें साइकोलॉजिकल पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जब हम डिस्कस करेंगे क्राइम एंड पनिशमेंट को जो थर्ड पर्सन ओमनिसिएंट के अंदर लिखा गया है, तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, ठीक है, तो ये हम इस पॉइंट को वहाँ इसके राइटिंग स्टाइल को देखेंगे। जब हम डिस्कस करेंगे क्राइम एंड पनिशमेंट में, तो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि कौन सा पॉइंट्स वो अपने इस राइटिंग स्टाइल के अंदर या क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर कौन से अपने राइटिंग स्टाइल का पॉइंट यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है ही रोट इन रियलिज्म, नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल फिक्शन, थ्रिलर जॉनरास एंड हैड अ डिस्टिंक्टिव साइकोलॉजिकल राइटिंग स्टाइल।
तो जो थ्रिलर जोनरास होते हैं, थ्रिलर जोनरा बेसिकली थ्रिलर ऐसे नॉवल को, प्ले को या फिल्म या कोई भी ऐसी रिटन फॉर्म में चीज़ हो सकती है जिसके अंदर हमें एक्साइटिंग प्लॉट देखने को मिलता है, जैसे कि इन्वॉल्विंग उसके अंदर कोई क्राइम हो गया, कोई गोथिक एलिमेंट्स हो गया, तो उसे कहते हैं हम थ्रिलर जोनरास। जैसे क्राइम एंड पनिशमेंट, उसके अंदर हमें क्राइम दिखाया गया है और वो भी ऐसा क्राइम जिसके अंदर हमें थोड़े से एक्साइटिंग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास थ्रिलर जोनरा, तो इस फॉर्म के अंदर भी वो अपने वर्क्स को लिखता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं उसके थीम्स के बारे में। ओवरऑल थीम्स यहाँ मैंने लिखे हैं। अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर या अपने वर्क्स के अंदर हमें उसे लिगेसी का थीम देखने को मिलता है, रिलीजियस बेस्ड थीम देखने को मिलता है, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स की बहुत अच्छे से डिपिक्शन देता है जिसके अंदर हमें सुसाइड का थीम देखने को मिलता है। क्राइम एंड पनिशमेंट के अंदर ये थीम बहुत अच्छे से आ रहा है कि उसके अंदर जो सुसाइड करता है करेक्टर। रियलिज्म का थीम देखने को मिलता है क्योंकि ये रियलिज्म और नेचुरलिज्म साइकोलॉजिकल बेस्ड थीम भी हमें देखने को मिलता है, और रियलिज्म और नेचुरलिज्म तो यूज़ करता ही अपने वर्क्स के अंदर। सुसाइड, पॉवर्टी, ह्यूमन मैनिपुलेशन, मोरालिटी, ये सारे थीम्स हैं जो इसके ओवरऑल वर्क्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आज की इस वीडियो में हमने जस्ट डोस्टोवेस्की के राइटिंग स्टाइल को विद मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। मैंने आपको सेपरेट बताया कि किस वर्क के अंदर कौन कौन सा राइटिंग स्टाइल या कौन कौन से वर्क्स के अंदर कौन कौन सा थीम हमें देखने को मिलता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द करेक्टर एनालिसिस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई माई बेस्ट कि हम क्राइम एंड पनिशमेंट को स्टार्ट करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।